हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड क्लास है परसेंटेज की। एक्चुअली ये क्लास हमने लाइव प्लान की थी, लेकिन कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ये क्लास प्रॉपर लाइव जा नहीं पाई, ठीक है, लाइव हो नहीं पाई ये। तो इसलिए हम इसको एज अ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस कोर्स में जो हम जो कर रहे हैं, जो परसेंटेज का जो कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें जो पहली दो क्लासेज है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और दिस इज़ अ थर्ड क्लास। तो इसमें भी हम कैट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, क्वेश्चन जब हम परसेंटेज के क्वेश्चन हम कैट के लिए तैयार करते हैं, अगर आप PYQs उठा के भी देखेंगे, यू विल फाइंड के परसेंटेज और रेशो, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में हो जाते हैं, जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी रहती है, बट क्वेश्चंस इतने मुश्किल इनके नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो चाहे देखने में आपको ईजी लगे, बट दे आर एट पार टू एक्चुअल कैट लेवल, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इट सेज इन अ बॉक्स ऑफ फ्रूट 45% fruits are mangoes while the rest are papayas. If 20% fruits are rotten and the rest are in good condition and 40% of the good fruits are mangoes, then the percentage of papayas in the rotten fruits is, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर आप ध्यान दो तो यू विल फाइंड के हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल नंबर कुछ नहीं दिया होगा, कितने टोटल फ्रूट्स है ये नहीं दे रखा, ठीक है, कितने मैंगोज हैं या उनका नंबर नहीं दे रखा, कितने पपायाज हैं उनका नंबर नहीं दे रखा, कितने गुड फ्रूट्स हैं उनका नंबर नहीं दे रखा। सारी की सारी जो बातें हो रही हैं वो परसेंटेज में हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम वेरिएबल लेके चलेंगे, वेरिएबल एक्स तो हर क्वेश्चन पे काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल लेके करोगे वो तो हमेशा ही काम करेगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या हमें यहाँ पे भी वेरिएबल लेना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन परसेंटेज की फॉर्म में रहती है तो उस केस में बेटर रहता है एक नंबर को चूज़ करना। और परसेंटेज में हमें पता है कि 100 इज़ द नंबर जो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसको चूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम बाकी सारी परसेंटेज निकाल सकते हैं, उनके नंबर्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए रेशो दे रखा है या फ्रैक्शन दे रखी हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपने नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में बेटर क्या रहेगा कि अगर मैं टोटल फ्रूट्स को ही कुछ नंबर अज्यूम कर लूँ कि टोटल फ्रूट्स लेट से 100 है हमारे पास, राइट। तो लेट जो टोटल फ्रूट्स हैं उनका नंबर 100 है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, पूरी पूरी जो कहानी है इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखना है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, एक छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे टेबल भी नहीं कह सकते आप उसको, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा मैंगोज और यहाँ पे लिख रहा हूँ पपायाज, ठीक है जी। और यहाँ पे कितने गुड फ्रूट्स हैं, कितने रोटन हैं और कितने यहाँ पे टोटल हैं। अब देखो, टोटल मैंने अज्यूम किया कि टोटल फ्रूट्स आर 100, ठीक है, टोटल फ्रूट्स हमारे पास 100 है। और क्या दिया है, 45% जो है फ्रूट्स दे आर मैंगोज। आउट ऑफ 100 45% मीन्स 45 आर मैंगोज। तो 45 हमारे पास मैंगोज हैं, मतलब बाकी के 55 पपायाज होंगे, ठीक है। फर्दर इट इज गिवन 20% फ्रूट्स आर रोटन। तो आउट ऑफ 100 20% आर रोटन, खराब है वो। तो 100 का 20% इज 20, तो 20 आपके पास खराब है। इसका मतलब 80 गुड कंडीशन में होंगे। आउट ऑफ 100 अगर 20 खराब हैं तो 80 जो होंगे दे आर इन द गुड कंडीशन, ठीक है। एंड 40% ऑफ द गुड फ्रूट्स आर मैंगोज। गुड फ्रूट्स जितने भी मेरे पास हैं उसका जो 40% है वो मैंगोज है। अब गुड फ्रूट्स मेरे पास 80 है, 80 का 40%, तो मुझे यहाँ पे 80 का 40% निकालना है। तो 40% ऑफ 80 दैट इज 32, है ना। 40/100 करोगे आप, इंटू 80 करोगे, यू विल गेट 32। तो 32 आपके पास मैंगोज हैं। आउट ऑफ 80 गुड फ्रूट्स 32 आपके पास मैंगोज हैं, बाकी पपायाज होंगे। सो पपायाज कितने आ गए, 48 आ गए। ना यू कैन सी कि हमारे पास टोटल पपायाज का नंबर 55 है, जिसमें से गुड क्वालिटी पपायाज 48 है, बाकी के सारे खराब होंगे, ठीक है। तो 7 आर रोटन, ठीक है जी। और अगर मैंगोज की बात करें, टोटल रोटन 20 है, तो बाकी 13 जो होंगे वो मैंगोज होंगे खराब। ना क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ पपायाज इन द रोटन फ्रूट्स, कि जो खराब फ्रूट्स है उसमें कितने % पपायाज हैं, ठीक है। तो खराब फ्रूट हमारे पास 20 है, पपाया उसमें 7 है। तो 7 आउट ऑफ 20 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100, ठीक है। तो ये आपके पास 35% बन जाएगा। सो दैट इज गिवन इन द सेकेंड ऑप्शन। आई होप सबको समझ आएगा क्वेश्चन वाला। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन अब यहाँ पे क्या बोला गया, मिस्टर वर्मा सैलरी इंक्रीज बाय 50% एंड देन इट हैज़ बीन डिक्रीज बाय 33 1/3%. द फाइनल सैलरी
is same as the final salary of Mr. Bhaskar after it has been increased by 33 1/3% and then it has been decreased by 50%. So what is the ratio of the original salaries of Mr. Verma and Mr. Bhaskar respectively? अब देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने 100 ज्यूम किया. अब इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे, यू विल सी के सारी चीज़ें, सारी बातें आपकी परसेंटेज की फॉर्म में हो रही हैं कि पहले सैलरी 50% बढ़ा दी, फिर 33 1/3% कम कर दी, दूसरे केस में 33 1/3 बढ़ा के 50% कम कर रहे हैं. तो यहाँ भी हम वैल्यूज़ 100 मान सकते हैं, मान सकते थे अगर 1% होता तो, ठीक है ना. 1% नहीं है यहाँ पे, हमारे पास अब 2 लोग हैं, राइट. एक का अगर हम 100 मान भी लेंगे, दूसरे का क्या अज्यूम करोगे? दोनों को सेम आप अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रेशो ऑफ देयर ओरिजिनल सैलरीज. तो एक की अगर ओरिजिनल सैलरी 100 मान भी लेंगे तो दूसरे की क्या मान के चलोगे? दिक्कत आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है. या फिर आप ये करोगे कि अगर एक की 100 है, उसकी सैलरी का इंक्रीज डिक्रीज करके उसकी फाइनल सैलरी निकालोगे, उतनी सैलरी फिर दूसरे की लेके आप रिवर्स अप्रोच से चलाओगे. ये चल सकता है कि आपने एक की सैलरी 100 मान ली, उसकी 50% बढ़ा के 33 1/3 कम कर दी, ठीक है. नेट सैलरी उसकी आ जाएगी, फिर उसकी सैलरी और पहले बंदे की, दूसरे बंदे की फाइनल सैलरी सेम है, तो दूसरे की सैलरी पकड़ के आप उसको रिवर्स चलाओगे फिर, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना. सो बेटर यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे इनको वेरिएबल ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें अगर इनिशियल सैलरी निकालनी है मिस्टर वर्मा की और मिस्टर भास्कर की, उनकी रेशोज निकालनी है, तो उनको हम वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं. तो मान लीजिए यहाँ पे जो ओरिजिनल सैलरी है मिस्टर वर्मा की, ठीक है, वो आपके पास है एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया हमने उसको. अब मिस्टर वर्मा की फाइनल सैलरी निकालनी है, ठीक है. फाइनल सैलरी कितनी होगी? फाइनल सैलरी के लिए क्या कर रहे हैं, पहले इनकी सैलरी 50% बढ़ा दी हमने, ठीक है. अब x अगर आपका 50% बढ़ता है, हमने ये पहली क्लास में किया था कि अगर हम किसी नंबर को 50% इंक्रीज करेंगे तो ये अपना 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स x, विच इज़ नथिंग बट, जिसको आप 3/2 x भी बोल सकते हो. 1.5 इज नथिंग बट 3/2. तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 3/2. इनफैक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कैसे निकालते हो, ठीक है, 1 प्लस जो भी आपकी परसेंटेज है, ठीक है, जो भी परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज जैसे यहाँ पे आपके पास 50% है तो 50/100, और ये प्लस आपने तब करना है अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो, ठीक है. तो 1 प्लस 50/100 आपका 1/2 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 3/2 हो गया. ये तब करेंगे जब वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है. जब आप इंक्रीज कर रहे हो, 50% का कर रहे हो, 40% का कर रहे हो, 40% में क्या होता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस 40/100, ठीक है. तो ये आपका 2/5 होता, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 7/5 बन जाता, ठीक है जी. ये तब करना है आपने जब आप वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो. अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस करेंगे, ठीक है. अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी परसेंटेज से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 माइनस हो जाएगा. जैसे मान लीजिए 50% से कम कर रहे होते तो 1 माइनस 50/100 हो जाता, विच इज़ 1/2. 1 माइनस 1/2 ये आपका 1/2 बन जाता, ठीक है. तो अगर इंक्रीज कर रहे हो तो 1 प्लस जो भी आपकी परसेंटेज जो है इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, वो आप ऐड करोगे. और अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो 1 माइनस जो भी परसेंटेज इक्विवेलेंट है, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है परसेंटेज का, वो आप उसमें से 1 में से माइनस कर दोगे. तो यहाँ मिस्टर वर्मा की फाइनल सैलरी कितनी हो जाएगी? देखो, इनिशियल वाज x, पहले हमने 50% राइज की, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, ठीक है ना. तो x मल्टीप्लाइड बाय 3/2. फिर हम इसको कम कर रहे हैं बाय 33 1/3%. ना 33 1/3% जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 1/3. हमने 1/3 कम कर दिया, डिक्रीज बाय 1/3. तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1/3 है ना. 1 में से माइनस करोगे आप, सो दैट वुड बी 2/3. तो ये हो जाएगा इंटू 2/3. तो ये आपका वापस से x ही आ गया. तो मतलब मिस्टर वर्मा की जो सैलरी है वो x इनिशियली थी, फाइनल फिर x ही रह गई आपके पास, ठीक है. अब देखते हैं कि जो दूसरा पर्सन है मिस्टर भास्कर, उनकी सैलरी के साथ क्या हो रहा है. तो मान लीजिए जो ओरिजिनल सैलरी है मिस्टर भास्कर की, ओरिजिनल सैलरी ऑफ मिस्टर भास्कर, वो हमने मान ली कि वो y है. इनकी फाइनल सैलरी कितनी आएगी? अब फाइनल सैलरी, हाँ जी, y थी इनिशियल सैलरी, इनकी सैलरी को 33 1/3% से इंक्रीज किया है. अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 33 1/3% इज 1/3. तो जब वैल्यू इंक्रीज करती है, जो परसेंटेज में आप इंक्रीज करते हो,
तो मल्टीप्लाई फैक्टर आपका आता है 1 प्लस करके, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/3, तो 1 प्लस 1/3 हो गया 4/3। तो आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर जब वैल्यू 33 1/3% बढ़ रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी जो मल्टीप्लाई फैक्टर आपका आ रहा है 4/3 आ रहा है, तो आप इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद क्या कर रहे हो, डिक्रीज बाय 50%। अब आपने इसकी वैल्यू को 50% कम कर दिया, तो 50% कम करने का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 1/2, 1/2 रह गया आपका मल्टीप्लाई फैक्टर। बेसिकली 50% डिक्रीज करने का मतलब है कि आपने टोटल वैल्यू का 50% खत्म कर दिया। तो अगर 50% खत्म हो गया तो कितना बचा, 50% इज आधा, तो आधा खत्म कर दिया तो आधा बाकी बच गया, ठीक है ना। तो आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपका बन गया 2/3y, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की सैलरीज जो फाइनल है बराबर हैं, तो बराबर सैलरी मतलब मिस्टर वर्मा की फाइनल सैलरी x है और मिस्टर भास्कर की 2/3y है, तो बराबर है, बराबर कर दिया, तो यहाँ से x/y आपका आ गया 2/3, ठीक है। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4, यही पूछा गया था। अब अगर मान लीजिएगा हमें इस क्वेश्चन को 100 मान के करना ही है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि नहीं हमें अगर हमें करना ही है 100 मान के, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों की सैलरीज को 100 नहीं मान सकते। पहली चीज़, किसी एक की सैलरी 100 माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने वर्मा जी की सैलरी 100 मान ली, ठीक है। सो लेट जो ओरिजिनल सैलरी है ऑफ मिस्टर वर्मा, ठीक है, वो हमने मान ली 100 रुपीज़ है। अब फाइनल कैसे आएगी, फाइनल बिल्कुल इसी तरीके से आएगी, ठीक है। 100 है आपके पास, आपने 50% बढ़ा दी तो 3/2 हो गई, फिर आपने 33 1/3 कम कर दी तो 2/3 आपके पास रहेगी, विच इज़ अगेन 100। तो फाइनल भी 100 है, विच मीन्स भास्कर जी की सैलरी भी फाइनल 100 होगी, बराबर है दोनों की, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल सैलरी ऑफ मिस्टर भास्कर वो भी 100 होगी, क्योंकि दोनों की फाइनल बराबर है। अगर मिस्टर वर्मा की 100 है तो भास्कर की भी 100 हो जाएगी। अब भास्कर की इनिशियल निकालनी है, ठीक है, तो इनिशियल सैलरी यहाँ फिर से अज्यूम करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे फिर से वेरिएबल लेके आना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। सो इनिशियल सैलरी आप इसकी मान लीजिए कि x है, फिर यही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल लेके कर रहे हो कि 100 से कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको वही सब काम करना पड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे आप 100 चूज़ कर रहे हो, या आप y चूज़ कर रहे थे, y या वेरिएबल चूज़ कर रहे हो तो वेरिएबल अभी भी चूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप 100 से कर रहे हो या विदाउट 100 कर रहे हो, ठीक है। तो जानबूझ के मैं ये कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि मतलब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, ठीक है। अब इसकी इनिशियल सैलरी x है, अगेन आपको यही बनाना पड़ेगा। इनिशियल सैलरी x है और पहले आपने वो 33 1/3% बढ़ा दी तो 4/3 कर दी, फिर आपने 50% कम कर दी तो 1/2 कर दी। दिस इज़ द फाइनल सैलरी विच इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे 2/3x आपका आ गया 100, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका x जो बनेगा वो 150 हो जाएगा, ठीक है जी। और इनकी इनिशियल सैलरीज की आपसे रेशियो पूछी गई थी। मिस्टर वर्मा की इनिशियल सैलरी 100 है और मिस्टर भास्कर की 150 है, तो आपसे 100 और 150 की रेशियो पूछी गई है बेसिकली, विच इज़ अगेन 2/3। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस क्वेश्चन के लिए 100 अज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली वही सब कुछ करना पड़ रहा है जो हम x और y के साथ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में देखो ज़रा, यहाँ बोला जा रहा है इन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर अ कंपनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 5 सेक्शंस आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 5% कैंडिडेट्स क्लियर द कट ऑफ इन ऑल द सेक्शंस, 5% क्लियर्ड नन, 25% cleared only one section, 20% cleared only 4 sections. If 24.5% of the entire candidates cleared only 2 sections and 246 candidates cleared 3 sections, find out how many candidates appear in the exam. ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ हमारे पास एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 5 सेक्शंस हैं। तो जो कहानी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें ये बताया गया कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने किसी भी सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं करी, कुछ ने एक में की, कुछ ने 2 में की, कुछ ने 3 में की, कुछ ने 4 में की एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे जो दिया गया है सिर्फ एक नंबर दिया गया थर्ड सेक्शन का 246 कैंडिडेट्स, बाकी सारे सेक्शन के लिए परसेंटेज दे रखी है, ठीक है ना। तो एक बार लिख लेते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नो सेक्शन, ठीक, नन का मतलब ये वो बच्चे आएंगे जिन्होंने किसी भी सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं करी है। फिर 1 सेक्शन, 2 सेक्शंस,
3 सेक्शंस 4 and 5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दैट 5% क्लियर द कट ऑफ इन ऑल द सेक्शंस। तो 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करी है, एंड 5% क्लियर नन, 5% ने किसी में भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी है। ठीक है जी। 25% क्लियर ओनली वन सेक्शन। अब यहाँ पे ओनली वन इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए, मतलब ये 25% बच्चा वो है जिन्होंने सिर्फ एक ही सेक्शन क्लियर किया, ना 0, ना 2, ना 3, ना 4। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन क्लियर किया है, तो 25% यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली 20% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 4 सेक्शन क्लियर किए, ओनली 4 सेक्शन। मतलब इन लोगों ने ना तो 3 किए ना 2 किए, एग्जैक्टली 4 किए इन्होंने। ठीक है, 4 सेक्शंस। तो 20% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 4 सेक्शंस को क्लियर किया है। 24.5% क्लियर ओनली 2 सेक्शंस, एंड 246 कैंडिडेट्स क्लियर ऑल द 3 सेक्शंस। तो सारे 3 क्लियर करने वाले 246 हो गए आपके पास, इनका नंबर दे दिया। अब देखो हमारे पास जो सिनारियो बनेगा वो तो यही बनेगा, इसके अलावा कुछ और तो बन नहीं सकता, है ना। ये बच्चा या तो कोई भी सेक्शन क्लियर नहीं करेगा, या एक करेगा, या 2 या 3 या 4 या 5। तो यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब इसमें सारे के सारे बच्चे इन पॉसिबिलिटीज़ में आपके कवर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी परसेंटेजेस को मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पे जो मर्जी हो, ठीक है, यहाँ जो मर्जी वैल्यू हो, अगर मैं सारी परसेंटेजेस को यहाँ पे ऐड करता हूँ, द टोटल शुड बी 100%। इनका सबका टोटल मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी तक इनका टोटल कितना हो रहा है, 25, 50 हो गया, 55 और 24.5, 79.5 हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ कितना परसेंट बनेगा आपके पास, टोटल आपको 100% चाहिए, तो 100 माइनस 79.5 करेंगे तो ये बन गया आपका 20.5%। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए, थर्ड सेक्शन जिन्होंने क्लियर किया उनका परसेंटेज टर्म में वैल्यू आ रही है 20.5%। ठीक है जी। और इनका एक्चुअल नंबर कितना है, 246 है। तो जिन बच्चों ने सिर्फ 3 सेक्शंस क्लियर करे हैं उनका नंबर 246 है। ठीक है, एंड दे आर 20.5% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल कैंडिडेट्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास जो हैं उनका नंबर अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, तो x का 20.5% जो है वो सिर्फ 3 सेक्शन क्लियर कर रहा है, जिसका नंबर मुझे 246 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20.5% ऑफ x इज 246। ठीक है, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 246 इंटू 100 डिवाइड बाई 20.5। तो अगर ये डेसिमल आप हटाओगे यहाँ से तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, डेसिमल हट गया, यहाँ पे नीचे बन गया 205, सॉरी नॉट 100, एक ही डिजिट था, माई मिस्टेक, 10 आएगा यहाँ पे। इट वॉज 20.5, तो डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसको कैंसिल करो, अब ये 5 पे कैंसिल हो जाता है, 41 हो जाएगा 5, और यहाँ 20 पे कैंसिल हो गया ना, 41 इंटू 6 आपका ये पूरा 246 हो जाएगा। 6 इंटू 20, 120 इंटू 10 आपका नंबर आ जाएगा 1200। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं देवर 1200 जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है फेस किया या अटेंड किया जिन्होंने। ठीक है जी। सो आई होप समझ आया होगा सबको। ठीक है, तो इसमें यही देखना आपको कि 4 अगर या 5 आपको परसेंटेजेस दे रखी हैं, उनका सबका जो टोटल बनना चाहिए था दैट शुड बी 100%। तो ये आपकी परसेंटेज और ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज दे आर सेम। ठीक है ना। तो टोटल नंबर जो कैंडिडेट्स हैं उसका 20.5% आपका 246 बनना चाहिए। सिर्फ ये इसका क्रक्स था, इसके बेसिस पे आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। ऑल राइट, अब इस क्वेश्चन में बोला गया अ क्रिकेट बॉल वेज ओनली 25% ऑफ अ फुटबॉल, टेनिस बॉल and the cricket ball together weighs 40% of the weight of the football and a tennis ball together यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ टेनिस बॉल एज अ परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ फुटबॉल। अगेन जैसे मैं पिछली क्लासेस में बोल के आया हूँ परसेंटेज में, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल से करोगे, वेरिएबल तो हमेशा काम करेगा। ठीक है ना, एक्स से तो काम हमेशा बनता ही बनता है, वेरिएबल से इक्वेशन बनाओगे वो तो हमेशा बनेगी। लेकिन अगेन अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ कि किसी बॉल का एक्चुअल वेट कितना है, फुटबॉल का एक्चुअल वेट कितना है,
क्रिकेट बॉल का कितना है, टेनिस बॉल का तो निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो अगेन सारी बातें यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में हो रही हैं। तो बेटर क्या है यहाँ पे कि सॉरी बेटर क्या है कि अगर हम यहाँ पे फिर से वैल्यू को 100 मान लें, किसी की भी वैल्यू 100 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोला गया क्रिकेट बॉल वेज ओनली 25% ऑफ द फुटबॉल, और फाइनली भी हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ टेनिस बॉल एज द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ फुटबॉल। तो टेनिस बॉल के जो वेट है उसकी भी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल के वेट की पूछी गई है। तो बेटर ये है कि हम फुटबॉल का जो वेट है वो 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वेट ऑफ फुटबॉल जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है। अब क्रिकेट बॉल का वेट जो है इसका 25% है, तो वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इसका 25% बनेगा विच इज 25 ग्राम्स, राइट जी। अब क्या बोला गया इसके बाद, अब हमसे बोला जा रहा है यहां पे अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल टुगेदर वे 40% ऑफ द वेट ऑफ फुटबॉल एंड टेनिस बॉल टुगेदर, ठीक है। मतलब टेनिस बॉल का वेट प्लस क्रिकेट बॉल का वेट इज इक्वल टू 40% ऑफ वेट ऑफ फुटबॉल प्लस टेनिस टुगेदर, ठीक है जी। अब जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। टेनिस प्लस क्रिकेट मुझे पता है 25 है, अब ये आपका 2/5 बनेगा, ठीक है। सो 2/5 ऑफ फुटबॉल का वेट मुझे पता है 100 है, और ये मुझे पता नहीं है इसका टी बनेगा अभी तक। तो ये बन गया टी प्लस 25 इज इक्वल टू 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, प्लस 2/5 टी, टर्म्स को ट्रांसपोज करो, इसको इधर लेके आओ, 25 इधर लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं एक बार के लिए, तो ये बनेगा आपके पास t माइनस 2/5 टी इज इक्वल टू 40 माइनस 25, ठीक है। तो 5 माइनस 2 ये बन गया 3/5 टी इज इक्वल टू 15, तो ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई 25 ग्राम्स। तो टेनिस बॉल की वैल्यू जो है, टेनिस बॉल का जो वेट आ रहा है वो भी 25 ग्राम्स आ रहा है, राइट, जो कि क्रिकेट बॉल का वेट भी इतना ही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेनिस बॉल का जो वेट है वो कितना परसेंट है फुटबॉल का। ऑब्वियसली बात, अगर फुटबॉल आप 100 लेके चल रहे हो और टेनिस बॉल का वेट अगर 25 ग्राम्स आ रहा है, तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज रहेगी दैट वुड बी 25% ओनली, राइट जी। अगेन 100 से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ लोकेलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years द टोटल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड इंक्रीज बाय 35% एंड द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द सेम टाइम, देन द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, ठीक है जी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कैट में भी आ चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम, टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी शायद उसमें, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ द लोकेलिटी पूरी कंट्री की बात हो रही थी, और पर कैपिटा इनकम की जगह पर कैपिटा प्रोडक्शन थी, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन था। अब देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन सेकंड क्लास के अंदर करे हैं, जहाँ पे हमने बात की थी, इक्वेशन बनाई थी, अगर आपने सेकंड क्लास देखी होगी तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब हमने बात की थी, अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल की प्राइस 1 रुपी है, ठीक है, कंजम्पशन अगर एक ही हम एक ही आर्टिकल कंज्यूम करते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर भी हमारा 1 आएगा, 1 × 1 = 1। तो इस तरह की जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन यहाँ पे काम करेगी। और वहाँ भी मैंने बताया था कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर कैसे बन रहा है, वहाँ पे डिस्कस किया था। तो वही चीज़ अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना ये इक्वेशंस आपको खुद से बनानी पड़ती हैं, जो भी कहानी में दे रखी होती है उसको देख के रिलेट करके ये इक्वेशंस हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दिया गया है टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम यूज़ करेंगे, पर कैपिटा इनकम यूज़ करेंगे, और पॉपुलेशन दे रखी है। ये 3 चीज़ें हमारे पास। तो इनमें क्या रिलेशन है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है। अगर मैं बात करूँ सो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, बेसिकली इसका मतलब एवरेज इनकम। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम या एवरेज इनकम कितनी है पर पर्सन। सो इट वुड बी इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइड बाय
टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल कितनी इनकम है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट विल गिव यू द पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको इधर लेके आऊँ, तो मेरे पास बनेगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इनटू टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल इनकम, राइट जी। अब इसके बाद अगेन अब आपकी मर्जी है यहाँ पे आप क्या यूज़ करना चाहते हो वैल्यूज़ को, बट जैसे मैंने पहले कहा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बेटर रहता है कि अगर हम इसको 1 मान के चलें। अब मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन है ही 1, आप 10 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, जो दिल करता है मान सकते हो, दैट डजंट मैटर। मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 1 है और पर कैपिटा इनकम भी 1 रुपी है। अब एक ही बंदा है तो उसी की इनकम काउंट होगी, है ना, तो पर कैपिटा भी 1 ही हो जाएगी। सो अगर एक पॉपुलेशन इज़ 1, पर कैपिटा इनकम भी 1 है, तो टोटल इनकम आपकी 1 हो जाएगी। 1 इंटू 1 इज़ 1। एक ही बंदा है, वो 1 रुपये कमा रहा है ना, एक ही पर्सन है लोकेलिटी में, उसकी पॉपुलेशन लोकेलिटी की 1 है, वो बंदा 1 रुपये कमाता है, तो टोटल इनकम भी 1 रुपी होगी, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द टोटल इनकम इंक्रीज बाय 35%। जो टोटल इनकम है ये 35% राइज कर रही है। अगेन फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि अगर कोई नंबर x है, अगर ये 35% इंक्रीज करता है तो ये आपका बन जाएगा 1.35 टाइम्स x, ठीक है। कैसे बनता था ये, मैं एक बार बता देता हूँ फिर से कि नंबर x है आपका, आपने क्या किया, इस x को 35% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो आपने x में उसका 35% आपने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब एलसीएम लेंगे, 100x प्लस 35x आपका बन जाएगा 135 डिवाइड बाय 100x विच इज़ नथिंग बट 1.35x, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि जो ये परसेंटेज है ये आपकी बेसिकली डेसिमल के बाद जाके ऐड हो जाएगी, राइट जी। और इस क्वेश्चन के अंदर x क्या है आपका, इनकम कितनी आप मान रहे हो, आप मान रहे हो 1 रुपी, तो इस केस में x आपका 1 है। अगर ये x आपका x 1 हो जाता है, तो अगर ये 1 आपका 35% से राइज करेगा तो ये 1.35 टाइम्स 1 मतलब 1.35 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी टोटल इनकम जो है, जो नई वाली है, ये आपकी बन गई 1.35। और क्या दिया है, पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज बाय 25%। अगेन वही लॉजिक कि अगर मेरा नंबर कोई x है, अगर ये नंबर 25% इंक्रीज करता है, विद द सेम लॉजिक अगर यहाँ पे मैं 35 का 25 कर दूंगा, इट वुड बी x प्लस 25 बाई 100x, तो 125 बाई 100x हो गया। या आप बोलोगे अगर हमने इसको 25% बढ़ा दिया तो ये आपका 1.25x हो जाएगा, 1.25x। और अगर ये x आपका 1 है ना, अगर x, हम तो बात कर रहे हैं x की, x कैन बी एनी नंबर, यही x आपका जो एनी नंबर है अगर ये 1 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 1 को x को 1 पुट कर लीजिए, तो ये 1.25 हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 1.25। इसका मतलब जो पर कैपिटा इनकम है, अब वो अगर 25% बढ़ रही है तो वो 1.25 हो जाएगी, 1 से 1.25। पॉपुलेशन हमें चेक करनी है कि हाउ मच इज़ द न्यू पॉपुलेशन, वो निकालना पड़ेगा, उसको p मान लिया, तो यहाँ से p कितना आ गया, p आ गया 1.35 डिवाइड बाई 1.25। अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों जगह 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 ऊपर करेंगे, इंटू 100 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ नथिंग बट इट्स 135 डिवाइड बाय 125, और ये आपका बनता है 27/25। अब ध्यान रखना ये आपकी नई पॉपुलेशन है, दिस इज द न्यू पॉपुलेशन। ना क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट हाउ मच इज द न्यू पॉपुलेशन, क्वेश्चन इज आस्किंग बाय व्हाट परसेंटेज द पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। तो कितना इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन यहाँ पे, तो आप कह सकते हो दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, हाँ जी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अब नई कितनी है 27/25, पहले कितनी थी आपने 1 अज्यूम की हुई है -1, तो अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 27 - 25, 2 बचेगा, तो 2/25, दिस इज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द परसेंटेज इंक्रीज, कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करोगे आप, इंक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2/25 डिवाइड बाय
अब इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो डिवाइड बाय 1 करने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको ऐसे रख सकते हो। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे 1 चूज़ करता हूँ। बट ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे 10 और 10 ले लिया, लेट से आप कहते हो लोग 10 लोग हैं, हर एक की इनकम 10 रुपये, या पर कैपिटा इनकम अगर 10 रुपये है, टोटल इनकम 100 हो जाएगी, तो 100 का 135 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 10 का 12.5 हो जाएगा, ठीक है, तो वो चलेगा। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना कि जो भी आपकी नई पॉपुलेशन बनेगी या जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ इंक्रीज़ आएगा, जब परसेंटेज निकालनी है तो उसको आपको इनिशियल पॉपुलेशन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें 1 था तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज इनटू 100, तो आपका यहाँ पे 25 4 100 हो गया, तो ये आपका 8 बन गया। सो 8% इज द परसेंटेज इंक्रीज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन, राइट जी। तो आई होप ये सबको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पास में कैट में आ चुका है, इस तरह की इक्वेशन बनाने की कोशिश करो खुद से, जो भी इन्फॉर्मेशन में दे रखी होती है वहाँ से, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ इजी वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी इसके बाद। अब यहाँ बोला गया इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स, एग्जैक्टली अ फिफ्थ ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट, ठीक है। One of the candidates received votes from 30% of the total registered voters, while the other 3 candidates received the remaining votes actually cast in the proportion 5:4:3. Now, if the winner of the election beat the runner-up by a margin of 2,222 votes, then the number of registered voters was. ठीक है जी। अब इसमें देखो अगेन, यहाँ पे जो आपको ये 2,222 दे रखा है, ये बेसिकली डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास विनर और फर्स्ट रनर अप का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे विनर का और रनर अप का डिफरेंस दिया हुआ है। अगेन एक्स मान के तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी एक्स मान के किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट क्या इस क्वेश्चन को एक्स मानने की बजाय अगर 100 मान के करें तो कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डिफरेंस वगैरह दिया होता है ना, वहाँ पे अगेन आप 100 मान सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंस होगा ये आपका फिर यूनिटरी मेथड में काम आएगा। तो एक्स से अगर नहीं कंफर्टेबल हो, ठीक है, नहीं आपको समझ आता तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। बेस्ट ये होता है, कभी भी आपको इस तरह की लेंथी स्टेटमेंट दिखती है ना, ठीक है, आप एक ही बार में सारा कुछ मत करना शुरू कर दो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ो, उस लाइन में क्या बोला गया उसको देखो, ठीक है, उसको अप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहता है। अब यहाँ पे बात हो रही है रजिस्टर्ड वोटर्स की। पहले तो क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। देखो, रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब जो लोग भी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। लेकिन हमें भी पता है कि इंडिया में सब लोग वोट नहीं करते, है ना। कहीं पे 70% लोग वोट करने जा रहे हैं, कहीं 75% लोग वोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी वही सिनारियो है कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर का नंबर तो कुछ और है, लेकिन उनमें से 1/5 लोगों ने वोट ही नहीं किया। 1/5 मीन्स 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 80% लोगों ने वोट किया है, ठीक है। तो वोट जो किसी कैंडिडेट को मिलेगी वो तो मिलेगी जो वोट्स डली हैं, जो कास्ट हुई हैं वोट्स, कैंडिडेट को वोट तो वहीं से मिलेगी। जिन लोगों ने वोट ही नहीं डाली उनकी वोट कैसे काउंट होगी? वो तो नहीं होगी काउंट, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड वोटर्स अलग हैं, वोट्स कास्ट अलग नंबर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका जो नंबर है वो 100 है। अब ये हमने अज्यूम किया है, इसको फिर यूनिटरी मेथड में अप्लाई करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर 100 है और जो 1/5 लोग वोट करने नहीं आए, 1/5 ऑफ 100 मतलब 20 लोग वोट करने नहीं आए, तो 20 वोट्स नहीं आई, तो 80 वो लोगों ने वोट किया है। तो वोट्स जो कास्ट हुई हैं वो आपकी 80 हुई हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड वोट्स फ्रॉम 30% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उसका 30% मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट वन कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, जो 100 है, मीन्स 30 वोट्स। अब देखो, इसको 30 वोट्स जो मिलेंगे 80 में से ही, ये ध्यान रखना। 80 वोट्स कास्ट हुई हैं, इसको 30 वोट्स अगर मिलेंगी वो 80 में से ही मिलेंगी, ठीक है। अब हुआ ये कि टोटल लोग गए वोट डालने 80 में से 30 लोगों ने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया, तो इसके पास 30 वोट्स आ गई। वो 30 वोट्स जो थी, अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू टोटल
वोटर्स जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उसके साथ अगर कंपेयर करूं, दैट बिकम्स 30% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। तो वो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 30% बन जाता है मेरे पास। ठीक है, 30 वोट्स इज 30% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो 100 है। ठीक है जी, मिली वोट्स इसको ये 80 में से ही है। अब रिमेनिंग वोट्स कितनी है इसके बाद, रिमेनिंग वोट्स कितनी है, 80 में से 30 इसको मिल गई तो रिमेनिंग है 50। अब ध्यान से पढ़ो इन्फॉर्मेशन को, जो बाकी के 3 कैंडिडेट्स हैं दे रिसीव द रिमेनिंग वोट्स एक्चुअली कास्ट इन दिस रेशो 5-4-3। अब जो रिमेनिंग वोट्स एक्चुअली कास्ट है वो तो 50 है ना, ये 50 आपके पास आगे 5-4-3 रेशो में डिवाइड हो रहा है, 5:4:3 रेशो में ये 50 वोट्स आपकी आगे बाकी के 3 कैंडिडेट्स में डिवाइड हो रही हैं। नो आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन जीता हुआ है, अभी तक मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये जिसको 5-4-3 में 5, जिसका शेयर 5 वोट्स का है, ठीक है, 5 का शेयर आ रहा है, हो सकता है ये पर्सन जीता हो, राइट। बट इतना क्लियर है कि मुझे अब इन तीनों की वोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जब ये 50 वोट्स 5-4-3 रेशो में डिवाइड हुई होंगी तो दिस इज द पर्सन हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स अमंग दीज 3। इन तीनों में से इस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हैं जिसका रेशो में नंबर सबसे बड़ा है 5। ठीक है, तो इसको कितनी वोट्स मिली होंगी यहाँ पे, इसका रेशो में पार्ट 5 आ रहा है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज 5 + 4 9 + 3 12 इंटू 50। ठीक है, अब ये कैंसिल करोगे आप तो ये आपका बनेगा 125 डिवाइड बाय 6। ऑब्वियसली बात है 125 डिवाइड बाय 6, अगर 126 होता तो ये 21 होता, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 21 अप्रॉक्सीमेटली 21 है। इसका मतलब इन 3 लोगों में सबसे ज़्यादा जो वोट मिल रही है 21 मिल रही है, लगभग 21 मिल रही है पहले बंदे को। ठीक है, इसको मिल रही है 30। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं दैट दिस पर्सन शुड बी विनर, ये विनर है, एंड दिस पर्सन इज द रनर अप, ये पर्सन आपका रनर अप है। ठीक है, और इनकी वोट्स का जो डिफरेंस है ये वाला, ठीक है, नॉट 21 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, हम 125/6 लेके चलेंगे। ठीक है, अब इनकी वोट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वोट्स, इनकी वोट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, विनर को मिल रही है 30 और रनर अप को मिल रही है 125 डिवाइड बाय 6, तो 6 × 30 180, 180 - 125 ये बन गया 55। तो 55/6 वोट्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। नाउ यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि अगर डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज, डिफरेंस इन वोट्स लिख लो आप, इफ डिफरेंस इन वोट्स इज 55/6 देन रजिस्टर्ड वोटर्स आर, इस केस में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं दे आर 100। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 2222। सो इफ डिफरेंस इन वोट्स इज 2222 देन रजिस्टर्ड वोटर्स आर 100 इंटू, हाँ जी ये 55/6 है, इधर आएगा उल्टा हो जाएगा 6/55 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2222। अब ये 11 पे कैंसिल हो रहा है, 11 5 और ये 11202 बन गया ये। ठीक है ना, और यहाँ पे ये 20 पे कैंसिल हो गया। नो 6 × 2 12, 12 × 202 करोगे 24 हो गया, फिर 0 भी है आपके पास, तो 24240 दैट शुड बी माई आंसर। ठीक है, वो हमें 4th ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है जी, तो x मान के भी करते तब भी ये कुछ करना पड़ता, लेकिन 100 मान के कर रहे हैं तो चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से दिख रही हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ बोला जा रहा है इन अ क्लास देयर आर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स A, B and C। ठीक है, ऑन द डे द मूवी बाहुबली वाज रिलीज्ड एग्जैक्टली 35% ऑफ A, 68% of B and 76% of C were absent. So what is the minimum possible number of students who were present in the class? Now important यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये मिनिमम पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, पहली बात तो ये है कि क्यों इस क्वेश्चन में मिनिमम स्टूडेंट्स पूछने की ज़रूरत पड़ी है। देखो जब भी कभी हमारे पास क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर आता है जिसमें सारी वैल्यूज़ परसेंटेज में दे रखी हैं या फिर सारी वैल्यूज़ रेशो के टर्म में दे रखी है ना, और कुछ कंक्रीट वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी, सारी बातें परसेंटेज में हो रही हैं, सारी बातें रेशोज़ में हो रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वहाँ पे फिर यही पूछा जाता है कि या तो आंसर उस केस में भी परसेंटेज की फॉर्म में आता है, जैसे अब याद करो हमने वो टेनिस बॉल फुटबॉल वाला क्वेश्चन किया है,
है ना, जिसमें टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल का जो वेट था फुटबॉल का 25% था, तो वहाँ पे क्या पूछा गया, वहाँ पे टेनिस बॉल का वेट नहीं पूछा, उसने पूछा टेनिस बॉल का वेट इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द फुटबॉल, तो वहाँ पे आंसर आपका परसेंटेज में पूछा गया था, ठीक है ना। और ऐसे ही मिस्टर भास्कर और मिस्टर वर्मा वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे रेशो पूछी गई थी सैलरीज की, इनिशियल सैलरीज की, रीज़न बीइंग आपको एक्चुअल नंबर दिया नहीं गया था, एक्चुअल में कितनी सैलरी है, किसी की सैलरी कितनी है, वो दी होती तो एक्चुअल वैल्यू पूछी जा सकती थी, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में स्टेटमेंट जो है परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है या फिर रेशोज की फॉर्म में सब कुछ दे रखा है, वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज दे नहीं सकते या एक्चुअल सैलरीज पूछ नहीं सकते जब तक कुछ एक्चुअल वैल्यू दे ना रखी हो, किसी परसेंटेज की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ना दे रखी हो। अब वो जो सेक्शन वाला क्वेश्चन था कि किसी बच्चे ने एक सेक्शन क्लियर किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया, उस क्वेश्चन के अंदर सोचो वहाँ पे आपको सेक्शन 3 की परसेंटेज आपने निकाल ली और उसका नंबर भी दिया हुआ था, तो वहाँ क्योंकि नंबर दे रखा था तो वहाँ पे उसका एग्जैक्ट आंसर आ गया, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, कितने बच्चे टोटल जो थे, कितने कैंडिडेट थे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, वहाँ पूछ सकता है क्योंकि वहाँ पे उसने परसेंटेज भी दी हुई है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी दे रखी है जो आई थिंक 246 या कुछ ऐसे थी वहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है, इसमें भी कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो नंबर कैसे पूछ सकते हैं, नंबर्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अब ऑप्शन भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे 27, 54, 81 ठीक है, मल्टीपल भी चल रहे हैं, तो मिनिमम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल नहीं पता कितना, हमें ये नहीं पता स्ट्रीम ए में कितने बच्चे हैं टोटल, स्ट्रीम बी में कितने हैं, स्ट्रीम सी में टोटल बच्चा कितना है, वो नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ मान लेते हैं एक बार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। सो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ए मान लेते हैं वो x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम बी वो हमने मान लिया y है। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम सी वो हम मान लेते हैं z है। ए में x मान लिया, बी में y और सी में हमने मान लिया कि z बच्चे हैं। अब देखो स्ट्रीम ए से 35% जो थे देवर एब्सेंट, ठीक है, 35% बच्चा स्ट्रीम ए से एब्सेंट था, तो प्रेजेंट कितना होगा फिर, अगर 35% एब्सेंट था तो प्रेजेंट कितना होगा, तो आप कह सकते हो जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो है, अब 35% बच्चा अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब 65% प्रेजेंट है, किसका, 65% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 65% प्रेजेंट है, ठीक है ना। 35% एब्सेंट है विच मीन्स 65% प्रेजेंट है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये मेरा बनता है 13/20 ऑफ x। अब x तो है नहीं हमारे पास, है ना, 13/20 ऑफ x करना है। अब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डेसिमल्स में तो हो नहीं सकते, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए मेरे पास, विच मीन्स कि जो x है आपका, जो टोटल स्ट्रेंथ आप मान के चल रहे हो स्ट्रीम ए की, दैट x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 20। अगर x 20 का मल्टीपल होगा तभी आपको ये इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है। सो नाउ अगर मैं x को 20 चूज करता हूँ, अगर हम x को 20 चूज करेंगे तो ये 13/20 ऑफ 20 ये आपका बन जाएगा 13, ठीक है ना। ना मैंने ये बोला x मल्टीपल होना चाहिए 20 का, तो पहला मल्टीपल 20 का 20 है तो हमने वो चूज कर लिया। अगर मैं x को लेके चलता हूँ 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 13/20 इंटू 40, ठीक है, ये 2 पे कैंसिल हो गया तो ये 26 बन गया। अगर मैं x को अगला मल्टीपल लेट से 60 लेके चलता हूँ तो ये बनेगा 13/20 इंटू 60, तो ये आपका 39 बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, लेकिन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं जो x को 20 का मल्टीपल मुझे मानना है, लेके चलना है, तो अगर मैं वो 20 लेके चलता हूँ तो वैल्यू 13 आती है, उसके अलावा 40 लेके चलता हूँ तो वैल्यू बढ़ती है, 60 से वैल्यू और बड़ी हो जाती है। तो अगर मुझे मिनिमम नंबर रखना है बच्चों का कि कितने मिनिमम बच्चे प्रेजेंट थे, तो मुझे ये सब वैल्यूज़ डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, ये सब मल्टीपल्स डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, मुझे सबसे छोटे मल्टीपल्स के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 का सबसे छोटा मल्टीपल 20 है तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को 20 ही मान के चलेंगे, तो ये 13/20 इंटू 20 मतलब यहाँ पे 13 बच्चे हैं और ये इनका मिनिमम नंबर है, ये ध्यान रखना, इससे नंबर बड़ा हो सकता है, दिस इज द मिनिमम नंबर।
अब यही चीज़ आप बाकी दोनों स्ट्रीम्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, सेम चीज़। अब स्ट्रीम बी में क्या हो रहा है, स्ट्रीम बी में 68% जो हैं दे आर एब्सेंट। तो प्रेजेंट कितने होंगे यहाँ पे, अगर स्ट्रीम बी की बात करें 68% एब्सेंट है, मतलब 32% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वाई वो प्रेजेंट है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8/25 आएगा, ठीक है, इट इज़ 8/25 वाई। अगेन वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 25। तो अगर मिनिमम वैल्यू लेनी है तो मुझे 25 का मिनिमम मल्टीपल लेके चलना पड़ेगा, विच इज़ 25 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपके पास 8/25 इंटू 25, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला लॉजिक है कि y हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 25। तो 25 का कोई भी मल्टीपल y हो सकता है, बट अगर आपको लीस्ट नंबर चाहिए y शुड बी द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 विच इज़ 25 इटसेल्फ। तो ये आपका 8 आ गया, अगेन दिस इज द मिनिमम नंबर। नाउ थर्ड वाले में देखो यहाँ कितने प्रेजेंट होंगे, सेम लॉजिक से। अब सी में 76% एब्सेंट थे, मतलब 24% जो हैं, बाकी के 24% जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 24% ऑफ z प्रेजेंट है आपके पास। तो ये आपका बन गया 6/25 ऑफ z। यहाँ पे भी z शुड बी मल्टीपल ऑफ 25, तो 25 ही मान के चलते हैं फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो इंटू 25 कर दिया, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 इज अगेन द मिनिमम बच्चा जो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो टोटल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो टोटल मिनिमम वैल्यू इज, हाँ जी, 13 + 8 + 6, सो ये आपका 27 बन जाएगा, ठीक है। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं दे आर एज गुड एज द एक्चुअल कैट क्वेश्चंस, ठीक है, उनके इक्वलेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ठीक है। अगर आप परसेंटेज और ऐसे टॉपिक रेशियो वगैरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, यू विल फाइंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस सेम एज इन दिस सेशन, ठीक है जी। बाकी परसेंटेज के जो बाकी इससे पहले के 2 सेशंस हैं, ठीक है, वो हमने लाइव लिए थे, वो उनका जो है जो उनकी वीडियोस हैं बेसिकली वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट या कंप्लीट कोर्स जो है, ठीक है, क्वांट का, उसके प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप ये सेशन सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।